डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा है, इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको कोलाइड के बारे में बताया था कि कोलाइड भी पदार्थ की एक अवस्था ही है। और कोलाइड में विलय के कण जो रहते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य रहता है, या यूँ कह सकते हैं निलंबन और विलयन के बीच की अवस्था का रहता है। निलंबन और बीच विलयन के बीच की अवस्था का विलयन का जो आकार है वो रहता है। अब आज जो हम इस क्लास में देखेंगे वो है कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड के वर्गीकरण से पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं। जैसे हमने विलयन के बारे में पढ़ा था, विलयन है जो दो घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन के दो घटक होते हैं, विलय प्लस विलायक। सॉल्यूशन है जो दो घटकों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट और जो अधिक मात्रा में होती है वो विलायक। अब जो आपके कोलाइडी विलयन रहते हैं, कोलाइडी जो तंत्र है, कोलाइडी मिश्रण है, कोलाइड भी दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उस प्रवस्था को बोलते हैं परिक्षिप्त। उस प्रवस्था को क्या बोलते हैं हम? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। ठीक है भाई। तो कोलाइड भी दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। जो घटक कम मात्रा में उपस्थित है, जो वितरित होता है, उसको तो परिक्षिप्त प्रावस्था या वितरित प्रावस्था या अपन आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है ना? तो परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है। कोलाइड का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, उस घटक को बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। इसे वितरित प्रावस्था, क्योंकि इसका वितरण होता है, परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहती है, तो वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। आंतरिक प्रावस्था भी। ठीक है भाई। दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? कोलाइड का वह घटक जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, या परिक्षिप्त प्रावस्था को जो घोलने वाला माध्यम है, वो माध्यम क्या कहलाएगा? परिक्षेपण माध्यम। वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, या जो परिक्षिप्त प्रावस्था को घोलने का कार्य करता है, या जो माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था को घोलने का कार्य करता है, वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। इसे हम बाह्य प्रावस्था या वितरण प्रावस्था भी कहते हैं। इसे बाह्य प्रावस्था भी कहा जाता है।
तो ये तो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, ये डिस्पर्सिंग फेज हो गई। इसको तो डीपी से याद रख लेना, डीपी डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और इसको डीएम से याद रख लेना, डिस्पर्सिंग मीडियम। ये डिस्पर्सिंग मीडियम है, वो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सियन मीडियम। तो ये आपके क्या हो गए, कोलाइड के घटक हो गए, जैसे कि विलियन में रहते थे। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण, तो कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइड का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है, 3 आधार पर किया जाता है। पहला आधार क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला जो इसको बांटा गया है, पहला आधार, वो परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना। परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो देखो, जैसे विलियन को अपन ने बांटा था, उसी तरह से अपन इसको बांटते हैं। विलियन तो 9 प्रकार के करे थे अपन ने, तो ये 8 प्रकार का होगा, क्योंकि गैस का गैस में हमेशा समांगी मिश्रण बनता है, गैस का गैस में कभी कोलाइड विलियन नहीं बनेगा, तो 1 प्रकार घट जाएगा, ये 8 प्रकार का रहेगा। कोशिश करते हैं इसी में आ जाएगा। टेबल बना के मैं इसको समझा देता हूं कौन कौन से। देखो, सबसे पहले तो परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, फिर परिक्षेपण माध्यम, और इसके बाद आपका आता है बने हुए तंत्र, कोलाइडी तंत्र का नाम, कोलाइडी तंत्र का नाम, और इसके बाद इसके उदाहरण, उदाहरण ज्यादा रहेंगे इसलिए हमने इसका बड़ा बना। तो सबसे पहले देखो, परिक्षिप्त प्रवस्था को ठोस ले लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों में परिक्षिप्त प्रवस्था तो क्या है, ठोस। ठोस को हम घोल रहे हैं, एक बार तो ठोस को ठोस में, एक बार ठोस को द्रव में, और एक बार ठोस को गैस में, इन तरह इनमें घोला है। तो यहां पर ठोस का ठोस में जो बनता है वो कहलाता है ठोस सोल, सॉलिड है, सॉलिड से सोल याद रखना, तो यहां बनेगा ठोस सोल, ठोस सोल यहां बनेगा। इसको बोलते हैं, ठोस को यदि द्रव में घोला जाएगा तो सोल, ये बोला जाता है सोल। अगर एयर में या गैस में घोल रहे तो एरोसोल, तो ये कहलाएगा आपका ठोस का एरोसोल, ठोस का एरोसोल, एरोसोल। अब देखो, ठोस का ठोस में, ठोस को ठोस में आप घोल रहे हो, कोलाइडी तंत्र बना रहे हो, ठोस सोल। इसके जो उदाहरण है वो क्या है, रूबी पत्थर और खनिज,
खनिज में दो ठोस मिले होते हैं, रूबी पत्थर आता है, रूबी पत्थर, खनिज या पन्ना, जवाहरात पन्ना आते हैं ना, वो काले हीरे भी कह सकते हैं, रत्न और पन्ने, रत्न। इसके बाद ठोस का द्रव में जो सोल होता है, जैसे जल में आप पानी में गोंद, जिलेटिन या स्टार्च का विलयन बना रहे हो, स्टार्च, गोंद व जिलेटिन का विलयन, विलयन जल में सोल कह सकते हैं, जल में सोल। भाई जल में स्टार्च को या गोंद व जिलेटिन को आप घोल दो, सीधे ही बन जाता है। फिर ठोस में, ठोस को गैस में, ठोस का जो गैस है, इसका एग्जांपल है धूल का तूफान, मिट्टी के कण सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड, और वो किसमें वितरित रहते हैं, वायु में, वायु गैसों का मिश्रण है, तो वो ठोस का एरोसोल हो जाएगा धूल का तूफान, धूल का तूफान या धुआं, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये भी आ सकता है इसमें। इसके बाद ये तो आपका हो गया, देखो ठोस, परिक्षिप्त प्रवस्था पर ने ठोस ले लिया, और परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस। अब अपन क्या करते हैं, ये तीन एक जैसे हो गए, चौथा, पांचवा और छठा, अब के बाद इनको लेंगे द्रव, द्रव और द्रव, और इनको वही ठोस, द्रव और गैस में करेंगे। हाँ भाई, द्रव परिक्षिप्त प्रवस्था है और इसके ठोस में घोला गया है, तो ये कहलाता है जैल, ये क्या कहलाएगा, जैल। और द्रव में द्रव का कोलाइड विलयन वो कहलाता है पायस या इमल्सन, इंपॉर्टेंट है पायस या इमल्सन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, द्रव का द्रव में कोलाइड विलयन, पायस या इमल्सन। और द्रव में गैस घोलोगे तो द्रव का एरोसोल बन जाएगा, द्रव का एरोसोल। और देखो द्रव को किसमें, द्रव परिक्षिप्त प्रवस्था, इसको किसमें घोला गया है, ठोस में। अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम जैम, पनीर, दही, जैम, पनीर, पनीर में क्या होता है, पनीर के टुकड़े सॉलिड है और उनके बीच में क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, द्रव वितरित रहता है, तो जेली, जैम, पनीर, दही आदि आ जाएंगे। जेली आती है, बच्चों की, बच्चे खाते हैं ना, उसमें भी लिखता है। पायस या इमल्सन, तो तेल, पानी का, तेल व पानी का जो मिश्रण बनता है, या दूध या दवाइयां, दूध, दूध में भी रहता है, दवाइयां, दवाइयां, ये द्रव का द्रव में हो गया। और द्रव को गैस में, द्रव को गैस में, द्रव का जो एरोसोल है वो बादल कोहरा, बादल कोहरा, ये हो जाएगा। फुहार, एरोसोल, फुहार पड़ती है, वो भी आ जाएगा। वो करते हैं ना, दवाई को खेतों में छिड़कते हैं तो एक फुहार सी पड़ती है पत्तियों पर, तो वो भी आ जाती है, परिक्षेपण माध्यम गैस और द्रव, फुहार, कीटनाशक की फुहार, कीटनाशक की फुहार, ये इसमें। फिर देखिए सातवां और आठवां, देखो ठोस हो गया, द्रव हो गया, आपके बाद गैस, गैस, गैस। अब गैस को देखो, ठोस में और द्रव में ही कर सकते हो, गैस का गैस में नहीं होगा, तो ये वाला अपना कोलाइडी तंत्र नहीं बनेगा, गैस का गैस में नहीं होगा, ठोस फॉर्म
गैस का ठोस में ठोस फॉर्म, ये बन जाएगा झाग या फ्रेम। झाग या फैन। ठोस फॉर्म का एग्जांपल समुद्री झाग, सूखे समुद्री झाग या केक। केक CO2 गैस निकलती, केक छिद्रित सा होता था, केक हो जाएगा, सूखे समुद्री झाग हो जाएंगे, सूखे समुद्री झाग। या गैस का जो द्रव में है, ये साबुन का विलयन, साबुन का विलयन। गैस का द्रव में। बियर के झाग, कोल्ड ड्रिंक के झाग हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक या बियर के झाग, कोल्ड ड्रिंक के झाग भी हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के झाग। तो देखो, परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडों को ये 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। ये इनके नाम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था पहले ठोस है, तो ठोस को तीनों में घोल लो। परिक्षेपण माध्यम में एक बार ठोस ले लो, एक बार द्रव, एक बार गैस। सॉलिड, ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो तीनों में देखो, सोल सोल सोल। ठोस का ठोस में तो ठोस सोल, ठोस द्रव में तो सोल, और ठोस गैस में है तो ठोस का एरोसोल। गैस है, एयर है, एयर है तो एरोसोल। एग्जाम्पल याद रखना, ठोस है रूबी पत्थर खनिज पन्ना रत्न। ठोस को द्रव में घोल दिया तो देखो, आप अपन स्टार्च, जिलेटिन या गोंद बनाते हैं, अरेबिक गोंद, तो वो इसी के एग्जाम्पल है। ठोस का गैस में धूल का तूफान है। अब फिर द्रव ले लो, परिक्षिप्त प्रवस्था के लिए द्रव, एक बार ठोस में, एक बार द्रव में और एक बार गैस में। तो जब द्रव को ठोस में करते हैं तो जेल बनता है, जेली से याद रखना, जेली, जेल, इनसे। द्रव का द्रव में पायस या इमल्सन कहलाएगा। द्रव का द्रव में जो कोलाइड विलयन है वो क्या कहलाता है? पायस या इमल्सन। जैसे तेल और पानी को मिलाते हैं, या दूध या दवाइयां रहती हैं जो, वो उसी तरह से परिक्षिप्त रहती है उसमें। द्रव का गैस में द्रव का एरोसोल बनेगा, बादल, कोहरा, कीटनाशक की फुहार, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर गैस ले ली, परिक्षिप्त प्रवस्था। गैस को एक बार ठोस में, एक बार द्रव में। गैस का गैस में नहीं घोलना, याद रखना। गैस का गैस में समांगी मिश्रण बनता है, विषमांगी मिश्रण नहीं बनता। ये फॉर्म कहलाते हैं, ठोस फॉर्म, झाग या फैन। केक, सूखे समुद्री झाग, इधर साबुन के बगैर कोल्ड ड्रिंक के झाग। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके देखो, पहला आधार तो परिक्षिप्त प्रवस्था में परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया था, कोलाइड को। अब दूसरे आधार पर देखते हैं। तीन प्रकार से बांटा गया, तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला आधार है वो हम, दूसरा जो आधार है वो अगली क्लास में देखेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में हम कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ रहे थे।
और मैंने पहला वर्गीकरण बता दिया था। कोलाइड का जो वर्गीकरण किया जाता है ये 3 आधार पर किया जाता है। सबसे पहला जो आधार होता है वो होता है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर कि वो कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। इस बेस पे अपन ने 8 प्रकार के कोलाइड देखे थे। पहले परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस ले ली और उस ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था को हमने ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में घोला और सोल बनाया। ठोस को घोलने पर क्या बनता है? सोल बनता है। ठोस सोल या सोल द्रव का जो बनता है गैस में बनता है तो एरोसोल। फिर उसके बाद हमने क्या किया? द्रव अवस्था को लिया, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव अवस्था में ली और उसको किस में घोला? ठोस, द्रव और गैस में। उससे जो बने अपने जेल बनी थी, पायस बना था या आपका द्रव का एरोसोल बना था। और लास्ट में हमने गैस को परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में लिया और गैस को परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में लिया तब हमने गैस को केवल ठोस और द्रव में घोला, गैस को गैस में नहीं घोला, क्योंकि गैस का गैस में समांगी विलयन बनता है। तो इस कारण से वो कोलाइड नहीं बनेगा गैस का गैस में। ओनली ठोस और द्रव में घोला हमने, जिससे फोम या झाग बनते हैं, समुद्री झाग या कोल्ड ड्रिंक के झाग या केक आदि। ये अपन ने कल की पिछली जो क्लास थी उस क्लास में देखा था। अब अपन कोलाइड का जो वर्गीकरण है वो दूसरे बेस पर किया गया है। दूसरा आधार क्या है? 3 आधार पर किया जाता है। दूसरा आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर, अंतःक्रिया के आधार ये दूसरा हमारा बेस है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य कोई आकर्षण बल लग रहा है या नहीं लग रहा, उनके बीच किस प्रकार की अंतःक्रिया हो रही है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य। इस आधार पर हमने कोलाइड विलयनों को 2 भागों में बांटा है। इस आधार पर कोलाइड विलयनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला तो है द्रव स्नेही, द्रव स्नेही या द्रवरागी या लियोफिलिक कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड। ये तो पहला आधार है, पहला वर्ग प्रकार। और दूसरा जो हमने बांटा है इसको, वो बांटा है द्रव विरागी या द्रव विरोधी, द्रव विरोधी या लियोफोबिक, लियोफोबिक कोलाइड। नाम से पता लग रहा है, देखा इनका नाम से कैसे पता लग रहा है? द्रव स्नेही, अधिकतर सोल जो अपन बनाते हैं उसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? द्रव। तो उस परिक्षेपण माध्यम के प्रति परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का क्या रहेगा? स्नेह रहेगा, आकर्षण रहेगा। इसका मतलब वे कोलाइड जिनमें द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल होता है, उन कोलाइडों को हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड। दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड। उसका नाम है द्रव विरोधी या लियोफोबिक कोलाइड। लियोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं? जिनमें परिक्षेपण माध्यम और
परिक्षिप्त प्रवस्था के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगता, उन्हें हम बोलते हैं द्रव विरोधी या लियोफोबिक कोलाइड। तो देखो नाम से ही इनका पता लग गया, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन से ही अंतर करते हैं, दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। इसका अपोजिट ये रहेगा कि दोनों में कुछ अंतर रहेगा, इसलिए दोनों को एक साथ ही पढ़ रहे हैं अपन। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है? वे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था को अपन बोलते हैं डिस्पर्सिंग फेज। तो डीपी, जिनमें डीपी और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सियन मीडियम डीएम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, उन्हें लियोफिलिक कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होगा? इसमें वे कोलाइड जिनमें डीपी और डीएम के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता। वे कोलाइड जिनमें डीपी व डीएम के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता या प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण बल नहीं होता। क्या कहलाते हैं? लियोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं। लियोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये इनके बीच डिफरेंस हो गया। दूसरा अंतर क्या है? ये तो डेफिनेशन हो गई, दोनों की डेफिनेशन भी, और ये इनका अंतर भी बन गया एक। दूसरा अंतर क्या है कि देखो इसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के मध्य आकर्षण बल है, तो इनको बनाना आसान है। सीधा अपन क्या करते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोलकर इनको बना लेते हैं। तो इन्हें निर्मित करना आसान है, इन्हें निर्मित करना आसान है। इन्हें निर्मित करना आसान है। सीधे ही डीपी को डीएम में घोलकर, डिस्पर्सिंग मीडियम में घोलकर बनाया जा सकता है। इनको डीपी को डीएम में घोलकर सीधे ही बनाया जा सकता है। इन्हें अब देखिए,
इनको तो बनाना आसान है, सीधा हमने क्या किया, डिस्पर्सिंग फेज को डिस्पर्सियन मीडियम में घोल दिया, परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोल के बना दिया, क्योंकि इनके दोनों के बीच आकर्षण बल है तो इजीली वो घुल जाएंगे और बन जाएंगे। लेकिन इसे बनाना कठिन है, इसको हम सीधे ही नहीं बना सकते, इनको हम सीधे नहीं बना सकते, इनको हम किसी स्थायी कारक की उपस्थिति, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल तो है नहीं, तो कोई ऐसा दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें एक बाह्य पदार्थ तो डालना पड़ेगा जो इनको स्थायी रख सके उसमें, तो स्थायी कारक की उपस्थिति में डीपी को डीएम में घोलकर बनाया जाता है। तो दूसरा अंतर इसका ये आ जाएगा, किसी स्थायी कारक की उपस्थिति में, स्थायी कारक की उपस्थिति में डिस्पर्सिंग फेज को डिस्पर्सियन मीडियम में घोलकर बनाया जाता है। इनकी विधियां पढ़ेंगे हम कोलाइड निर्माण में, मेनली इसी की विधि पढ़ेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड की, क्योंकि द्रव स्नेह के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा घोलना है, इनके लिए नहीं पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, ये स्थायी होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल है तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, परमानेंट, क्योंकि आकर्षण बल ही स्कंदित हो जाते हैं जल्दी, ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है भाई। और इनमें परिक्षेपण, जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से थोड़ा अधिक होता है, तो कण छोटे होते हैं, इनमें डिस्पर्सिंग फेज के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा होता है। इनमें क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है, इनमें डीपी के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसका मतलब इनमें कणों का आकार छोटा है, इनमें कणों का आकार क्या है, बड़ा है। परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार इनमें तो 1 नैनोमीटर से ही कुछ बड़ा होता है और इनमें 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है, पर इनसे तो बड़ा है। फिर पांचवा पॉइंट कि इनमें विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाकर इन्हें स्कंदित किया जाता है, ये स्थायी है, इसलिए इनमें विद्युत अपघट्य की ज्यादा मात्रा मिलाओगे जब जाके ये क्या होंगे, स्कंदित होंगे। इनको हम, इनमें अपन विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दो, उसी में ये क्या हो जाएंगे, स्कंदित, क्योंकि ये वैसे ही अस्थायी है, अलग होते हैं। इनमें विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाकर इन्हें स्कंदित किया जा सकता है, और क्या है इनके अंतर में, देखो इनको जब स्कंदित कर लेते हैं तो
जो सोल बचता है उस सोल को वापस से अगर परिक्षेपण माध्यम में डाल दोगे तो हमें वापस से कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। स्कंदित सोल को डीएम में मिलाने पर, परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर पुनः कोलाइड प्राप्त हो जाते हैं, पुनः कोलाइड प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अतः ये उत्क्रमणीय प्रकृति के हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के, उत्क्रमणीय प्रकृति के हैं। जबकि इनमें क्या होता है, इनमें आप स्कंदित सोल में खूब परिक्षेपण माध्यम मिला लो, ये वापस से नहीं प्राप्त होंगे, तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के हैं। इनमें स्कंदित सोल में डीएम मिलाने पर कोलाइड प्राप्त नहीं होते, कोलाइड प्राप्त नहीं होते। अतः ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के, अतः ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है भाई, ये इनमें हो गए। अभी और देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। द्रव स्नेही में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। इसमें डीएम और डीपी के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। इनको अपन आसानी से निर्मित कर सकते हैं, सीधा ही परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोलकर बना सकते हैं। इनको हम बना नहीं सकते आसानी से, इसलिए इनमें स्थायी कारक मिलाकर इनको घोलकर बनाया जाता है। ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। इनमें कणों का जो आकार रहता है, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कुछ बड़ा होता है। इनमें परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से थोड़ा छोटा होता है। इनमें विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाकर, सही है, इनमें विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाकर इनको स्कंदित कर सकते हैं। इनमें हम विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाकर इनको स्कंदित कर सकते हैं। भाई इनमें अधिक मात्रा इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि ये स्थायी है, आसानी से स्कंदित नहीं होंगे, जबकि ये अस्थायी होते हैं तो थोड़ी सी मात्रा मिलाते ही स्कंदित हो जाते हैं। और इनमें स्कंदित जो हमको परिक्षिप्त प्रवस्था मिलती है, स्कंदित सोल मिलता है, उसको अगर अपन परिक्षेपण माध्यम में डाल दें तो हमको पुनः से दोबारा से कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, और ये प्राप्त नहीं होते दोबारा से, तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए आगे इनमें क्या क्या डिफरेंस हो। अगला डिफरेंस देखिए, 5-6 डिफरेंस हो गए थे। द्रव स्नेही कोलाइड रहते हैं, इनमें परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार छोटा होता है, अतः कणों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी।
इस कारण से इनके लिए, इनके जो कोलॉइड विलयन रहते हैं, इनके अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान द्रव विरोधी कोलॉइडों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। उनके अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान, अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान द्रव विरोधी कोलॉइडों की तुलना में, कोलॉइडों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि कण अधिक होते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर कण है जो परिक्षेप्य प्रावस्था के कण समूहों के रूप में रहते हैं। कोलॉइड के जो कण है वो समूहों के रूप में रहते हैं। कोलॉइड के कण, इसमें कोलॉइड के कण समूह के रूप में रहते हैं, अतः कोलगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान अपेक्षाकृत कम होते हैं। अतः अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान अपेक्षाकृत कम होते हैं। ये अगला अंतर आ गया इसमें। फिर देखिए सातवां अंतर क्या है, इनका जो पृष्ठ तनाव होता है, द्रविस्नीय कोलाइडों का जो पृष्ठ तनाव रहता है वो परिक्षेपण माध्यम की तुलना में क्या रहता है, कम रहता है। इनका पृष्ठ तनाव क्योंकि आकर्षण बल रहता है ना दोनों अवस्थाओं के मध्य, इनका पृष्ठ तनाव डिस्पर्सिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम की तुलना में कम होता है, और इनका जो पृष्ठ तनाव होता है, इनका पृष्ठ तनाव डीएम के समान ही होता है, डीएम के समान। और देखिए इनकी शानता ज्यादा हो जाती है। शानता क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दोनों के मध्य आकर्षण बल अधिक है। गोंद स्टार्च का अपन सोल बनाते हैं तो देखो गाढ़ा घोल हो जाता है, पानी है जो उसकी शानता कम है, वो तो आसानी से बहता है। लेकिन गोंद देखो, गोंद को आप फैला दो तो वो बहेगी क्या पानी की तरह, नहीं बहेगी ना। तो गोंद क्या है, कोलाइड ही तो है। तो इनकी शानता पीडीएफ फाइल जो आपको दी गई है उसमें शायद सांद्रता लिखा हुआ है, यहाँ पर उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। शानता है ये, सांद्रता नहीं है। इनकी शानता डीएम की तुलना में अधिक होती है। मतलब ये आसानी से नहीं बहते, धीरे धीरे बहते हैं। इधर इनकी शानता डीएम के समान ही होती है, डीएम के समान होती है। ठीक है भाई, इनकी अधिक होती है और उनकी वैसी ही रहती है, क्योंकि कोई आकर्षण बल ही नहीं है दोनों के मध्य। अगला देखो प्रॉपर्टी, ये विद्युत कण संचलन कठिनाई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दोनों फेज के मध्य आकर्षण बल है, आसानी से नहीं जाएंगे इलेक्ट्रोडों पर, इनमें आयन भी मुश्किल ही बनते हैं। इधर देखो ये विद्युत कण संचलन आसानी से प्रदर्शित करते हैं,
ये विद्युत कण संचलन आसानी से प्रदर्शित करते हैं। और 10वां पॉइंट, ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। जबकि ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव के बारे में भी बताएंगे क्या होता है। अभी समझ लीजिए, प्रकाश के पथ का दिखाई देना। जैसे इनमें से प्रकाश गुजारा जाता है तो उस प्रकाश का पथ दिखाई देता है, टिंडल कोण बनता है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में बीच बीच में बोल रहा था, स्टार्च, गोंद, आपके स्टार्च हो गई, गोंद हो गई, सेलुलोज, जिलेटिन आदि का सोल। सेलुलोज, जिलेटिन या आपके जो बहुलकों के सोल होते हैं, बहुलकों के सोल, पॉलीमरों के सोल, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसमें द्रव विरोधी जो कोलाइड रहते हैं, इनमें धातुओं के सोल आते हैं। AU PT के सोल, AUAG के सोल, सल्फाइड के सोल भी आ जाते हैं, सल्फाइड के सोल। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये अपना कंप्लीट हो गया है। दूसरे आधार पर परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर, मोस्ट भी है ये, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड, इसमें से अंतर आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया भाई। अब तीसरा आधार देखते हैं। तीसरा आधार आता है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की प्रकृति या आकार के आधार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की प्रकृति या आकार के आधार पर, इस आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है बहुआण्विक कोलाइड। 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है पेज बहु आणविक कोलाइड। बहुआणविक कोलाइड नाम से ही पता लग रहा है, बहु मल्टी मोलिकुलर, बहुत सारे अणु जुड़कर समूह का आकार ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इन कोलाइडों में डिस्पर्सिंग फेज के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेकिन समूहन के द्वारा उनका समूहन हो जाता है। समूहन के द्वारा उनका आकार कोलाइडों की सीमा में आ जाता है। समूहन के द्वारा उनका आकार है जो कोलाइड कणों के आकार की सीमा में आ जाता है। 1 नैनोमीटर से अधिक व 1000 नैनोमीटर से कम होता है, कम हो जाता है, होकर कोलाइड की सीमा में आ जाता है। कोलाइड की यही है सीमा, 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम। बताया था ना, 1 नैनोमीटर या इससे कम हो गया तो वो विलियन की रेंज में चला जाएगा, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया तो वो निलंबन की रेंज में चला जाएगा। तो इनका जो डिस्पर्सिंग फेज है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार होता तो 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन वो उन अणुओं का समूहन हो जाता है। समूहन होने के कारण उनका आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, होकर कोलाइड की सीमा में आ जाता है। जिससे अब इनका अपन कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए सल्फर का सोल, सल्फर का जो सोल बनाया जाता है, सोल में एसिड के अणुओं का समूहन होता है। एसिड के अणु छोटे आकार के होते हैं, लेकिन इनका समूहन हो जाता है और ये कोलाइडी आकार की सीमा में आ जाते हैं। तो ऐसे कोलाइड को अपन क्या बोलेंगे, बहुआणविक कोलाइड, जिनमें बहुत सारे अणु समूहन के द्वारा अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और कोलाइड आकार की सीमा में आ जाते हैं। धातुओं का जो सोल तैयार होता है, स्वर्ण सोल भी, स्वर्ण सोल Au के समूहन के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये आपके क्या हो गए, बहुआणविक कोलाइड हो गए। दूसरे आते हैं आपके वृहद आणविक कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड वृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं, इनमें डिस्पर्सिंग फेज के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इनमें डीपी के कणों का आकार बड़ा होता है, लेकिन जब इनका कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है तो ये उसकी सीमा में जाते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन बनाने पर इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाता है, अब इनका आकार बड़ा होता है, इसलिए इनको अपन वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। ये कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं और इनका प्रत्येक कण कोलाइड की भांति कार्य करता है।
ये पर्याप्त स्थायी वाले, पर्याप्त स्थायी है, स्थायी है। जो बहुलक रहते हैं, बहुलकों के जो कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं वो इस प्रकार के उदाहरण है। वृहद आणविक कोलाइड के, बहुलकों के कोलाइड, बहुलकों के कोलाइड इसका उदाहरण है। बहुलक जैसे स्टार्च, सेलुलोज, आपके रबर, पॉलीथीन, रबर, पॉलीथीन आदि। ये दूसरे प्रकार के हो गए वृहद आणविक। बहुआणविक में छोटे अणु होते हैं तो वो जुड़कर समूहन के द्वारा कोलाइड का आकार ग्रहण करते हैं। वृहद आणविक में परिक्षिप्त प्रावस्था के जिसका हमें कोलाइड बनाना है उनका कणों का आकार बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसका कोलाइड तैयार करते हैं तो उसका आकार कोलाइड की सीमा में आ जाता है। अधिकतर इनके जो बहुलक अणु होते हैं, बहुलक अणुओं का कोलाइड जो तैयार किया जाता है वो इसी प्रकार तैयार किया जाता है। अब आता है आपका तीसरा प्रकार, दो तो ये हो गए बहुआणविक कोलाइड और वृहद आणविक कोलाइड। अब आता है संगुणित या सहचारी कोलाइड। तीसरा, संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। संगुणित या सहचारी कोलाइड, सहचारी कोलाइड। संगुणित या सहचारी कोलाइड क्या होते हैं? कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जो निम्न सांद्रता पर, जब उनकी सांद्रता कम होती है तब तो वो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, उनका आयनन होता है, लेकिन जब एक निश्चित सांद्रता के बाद उनके अणु संगुणित होकर कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के पश्चात, कोलाइड की भांति निश्चित सांद्रता के पश्चात संगुणित होकर कोलाइड बन जाते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? संगुणित या सहचारी कोलाइड कहते हैं। इनको मिसेल भी कहा जाता है, इन्हें मिसेल, साबुन का विलयन जो रहता है इन्हें मिसेल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए साबुन के विलयन को ले सकते हैं। साबुन के विलयनों की सांद्रता, साबुन के घोल में जब साबुन के अणुओं की संख्या कम होती है तब तो वो एक विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के पश्चात वो क्या बन जाते हैं? कोलाइड, मिसेल बन जाते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मैल के चारों तरफ साबुन के अणु जुड़ जाते हैं। इसमें भी देखेंगे अपन साबुन के निर्माण को, साबुन किस प्रकार से कपड़ों की सफाई करते हैं उस चीज को। लेकिन अभी इसमें एक और चीज पढ़नी है, सीएमसी क्या है? क्रांतिक मिसेल सांद्रता।
क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है कि मिसेल का निर्माण निश्चित सांद्रता के पश्चात होता है। जिस निश्चित सांद्रता के पश्चात मिसेल का निर्माण होना प्रारंभ होता है, उस निश्चित सांद्रता को ही या उस न्यूनतम सांद्रता को ही अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। और साबुन के लिए इसका मान होता है 10 की घात -3। साबुन के लिए CMC क्या है, 10 की घात -3 मोल पर लीटर। इस सांद्रता के बाद मिसेल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। इससे पहले, इससे कम सांद्रता होगी तो वो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा। जिस निश्चित सांद्रता के पश्चात मिसेल बनना प्रारंभ होते हैं उसी को अपन क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। जिस निश्चित सांद्रता के पश्चात पर मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, उसे CMC कहते हैं। CMC कहते हैं। एक आता है आपका क्रांतिक ताप या क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट ताप। क्राफ्ट ताप क्या है, वह निश्चित ताप जिसके पश्चात मिसेल का निर्माण प्रारंभ होता है। वह निश्चित ताप जिसके पश्चात मिसेल का निर्माण प्रारंभ होता है। क्राफ्ट ताप कहलाता है। क्राफ्ट ताप। तो ये आपका तीसरा प्रकार का हो गया समूहित या सहचारी कोलाइड। वे कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के पश्चात उनके अणुओं का समूहन हो जाता है और वो कोलाइड बना लेते हैं। उन्हीं को अपन सहचारी या समूहित कोलाइड कहते हैं। इन्हें अपन मिसेल भी कहते हैं। साबुन का जो विलयन रहता है, ये मिसेल का अच्छा एग्जाम्पल है। CMC क्या है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। जिस निश्चित सांद्रता पर मिसेल का निर्माण हो रहा है उसी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। साबुन के लिए ये 10 की घात -3 मोल पर लीटर होता है। और जिस ताप के पश्चात, वह निश्चित ताप जिसके पश्चात मिसेल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, वो ताप ही क्या कहलाता है, क्राफ्ट ताप। तो ये अपना कोलाइडों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम देखेंगे साबुन द्वारा कपड़ों का शोधन या कपड़ों की मैल का शोधन, किस प्रकार से साबुन कपड़ों की सफाई करते हैं। उसमें अपन साबुन के निर्माण को भी देखेंगे, साबुन के बारे में पढ़ेंगे, फिर साबुन किस प्रकार से कपड़ों की सफाई करते हैं उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय।